वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में एसी सर्किट ये यूनिट का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये आज एसी सर्किट का लेक्चर नंबर 45 है। तो देखो, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है वेवफॉर्म ऑफ द वोल्टेज एंड करंट इन अ सर्किट आर गिवन बाय द इक्वेशंस। देखो यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हैं। वोल्टेज का इक्वेशन है 150 sin 314t एंड करंट का इक्वेशन है I = 10 sin 314t - π/3। ड्रॉ द सर्किट एंड वेक्टर डायग्राम। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म द सर्किट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने एसी सर्किट के 7th लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो 7th लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। उसमें आपको सिंगल फेज एसी सर्किट में यूज होने वाले सभी फार्मूलेज मिल जाएंगे। तो चलो अब ये प्रॉब्लम अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन डाटा लिखेंगे। कोई भी एसी सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबसे पहले गिवन डाटा लिखना कंपलसरी है, ठीक है। तो गिवन डाटा, ठीक है। तो गिवन डाटा में देखो, सबसे पहले आपको सर्किट का नाम लिखना है कि यहाँ पे कौन सा सर्किट दिया है। या तो आरएल सर्किट होगा, या तो आरसी सर्किट होगा, या तो आरएलसी सर्किट होगा, या कोई मिक्स सर्किट होगा। तो क्वेश्चन में अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, क्वेश्चन में कहीं पे भी सर्किट का नाम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा सर्किट है। देखो, अगर हम यहाँ प्रॉपरली पढ़े तो यहाँ लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। देखो लिखा है रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो क्या लिखा है, विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, इसका मतलब ये है, यानी आर एल दोनों सीरीज में है, इसका मतलब ये हो गया आर एल सीरीज सर्किट, ठीक है। तो सर्किट का नाम समझ में आ गया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये क्या है, ये है आर एल सर्किट। हमने यहां लिख लिए। अब यहाँ पे आर और एल का जो है वैल्यू दिया हुआ नहीं है, आर और एल का ही वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने को कहा है, ठीक है। क्वेश्चन को अगर हम स्टार्टिंग से पढ़े, गिवन डाटा के लिए वेवफॉर्म ऑफ द वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट आर गिवन बाय। यहाँ पे वोल्टेज और करंट का इक्वेशन दिया है, चलो वो इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे। वोल्टेज का इक्वेशन दिया है 150 sin of 314t एंड करंट आई का इक्वेशन दिया है दैट इज 10 sin ऑफ ब्रैकेट में है 314t - π/3, ठीक है, ये दिया हुआ है, ओके। और यहाँ पे बस इतना ही दिया है और आगे बोला है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करना है, सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे सर्किट डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना है, माने सर्किट डायग्राम क्वेश्चन मार्क। देन यहाँ पे हम लिख लेंगे वेक्टर डायग्राम, ये भी यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है आर क्वेश्चन मार्क एंड इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है एल क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए, इतना डाटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमने लिख लिए और अब चलो हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन का काम पूरा हो चुका है, अब इसका कोई काम नहीं है। चलो अगर यहाँ पे अगर सबसे पहले अगर हमें सर्किट ड्रॉ करना है, क्योंकि देखो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने को बोल रहा है, तो अगर यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करना है तो जैसा हमने कहा था कि ये आर एल सर्किट है, तो आर और एल दोनों को सीरीज में ज्वाइन करके आप यहाँ पे सर्किट पूरा बना सकते हैं। देखो हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे आर एल सर्किट, ये है आर, ये है एल, ठीक है, और दोनों कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देंगे एसी वोल्टेज V और ये है R और ये है L। देखो सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा हो सकता है, इसका मतलब ये है। अब अगर प्रॉपरली आप चेक करेंगे तो वोल्टेज और करंट का जो इक्वेशन दिया है उसको अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो करंट की इक्वेशन में देखो क्या लिखा है, करंट की इक्वेशन में लिखा है 10 sin 314t - π/3। ये -π/3 है, इसका मतलब जो फेज एंगल है वो माइनस में है। ये देख के हम समझ सकते हैं कि ये आरएल सर्किट है, यानी करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो वोल्टेज और करंट का इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में के साथ कंपेयर करने के बाद आपको बहुत सारा डाटा मिलता है। देखो हम यहाँ पे लिख के देते हैं, आपको ऐसा लिखना है पहले, गिवन दैट क्या है, गिवन V = 150 sin of 314t, ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको कंपेयर करना है किसके साथ, तो हम यहां पे लिख लेंगे कंपेयर इट विथ, कंपेयर करो इसको V = Vm sin of ओमेगा t के साथ इसको कंपेयर करना है। ये वोल्टेज का स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये वोल्टेज का अभी का गिवन इक्वेशन है। ये दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करने से हमें ये समझ में आता है देयरफॉर Vm का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है कितना, 150 वोल्ट, और ओमेगा का वैल्यू यहाँ में क्या मिल रहा है, ओमेगा यानी
एंगुलर वेलोसिटी, सो ओमेगा का वैल्यू मिल रहा है दैट इज 314, ठीक है ना, 314, और इसका यूनिट रहेगा रैड पर सेकंड। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दो चीजें निकाल लिए हैं, Vm एंड ओमेगा। वोल्टेज के इक्वेशन कंपेयर किए हमने तो हमें इतना मिल गया। अब इसके बाद एक काम करो, अब इसके बाद जो करंट का इक्वेशन है उसको भी कंपेयर कर लो करंट के स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेंगे एंड I इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 साइन ऑफ 314 t माइनस पाई बाई 3 ये दिया हुआ है। इसको कंपेयर करना है तो हम यहां पे लिख लेंगे कंपेयर इट विथ, कंपेयर करना है I इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 के साथ, ठीक है। तो ये दोनों को यहां पे कंपेयर करो, यहां पे क्या हमें मिल रहा है, तो इससे हमें मिल जाएगा आई एम का वैल्यू, आई एम हमें मिल जाएगा 10 एम्पियर, ठीक है, एंड फाई का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगा, फाई मिल जाएगा पाई बाई 3। इस तरह से यहाँ पे हमने इनको कंपेयर करा के आई एम यानी मैक्सिमम करंट एंड फाई यानी फेज एंगल हमें मिल गया, ठीक है। इसके पहले हमें Vm यानी मैक्सिमम वोल्टेज एंड ओमेगा हमने निकाले थे और यहाँ से हमने आई एम एंड फाई निकाल लिए। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के जो हमें R और L फाइंड आउट करना है उसमें इसका बहुत ही हेल्प होने वाला है, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ेंगे और अब सबसे पहले एक काम करेंगे, यहाँ पे इंपीडेंस फाइंड आउट करेंगे Z। एक बार हमें इंपीडेंस मिल जाता है तो फिर हमें R और L निकालना आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम तो हमने ड्रॉ कर लिए, अब बचा है वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम भी हम अभी ड्रॉ कर लेंगे। एक काम करते हैं, पहले वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे इंपीडेंस फाइंड आउट करेंगे। इंपीडेंस फाइंड आउट करने के बाद ही हमें R एंड L मिलने वाला है। R और L निकालने के लिए आपको इंपीडेंस यानी Z निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलो वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करना आसान है, वेक्टर डायग्राम यानी ही फेजर डायग्राम। अब ये जो दो इक्वेशन दिए हैं, ये दो इक्वेशंस को देख के अभी हमने आपको कहा था कि यहाँ पे जो करंट का इक्वेशन है उसमें दिया है माइनस पाई बाई 3। यहाँ पे ये समझ में आता है कि करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है, करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 3। इसका मतलब ये RL सर्किट है। तो ये हमने वोल्टेज को लिए रेफरेंस में, और जो करंट है जो कि वोल्टेज को लैग कर रहा है तो वो हम यहाँ पे नीचे ले लेंगे। लैग कर रहा है ना, इसलिए ये इस तरह से बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 3 ये इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिख लेना है कि ये वोल्टेज है, ये करंट I है और इनके बीच में ये एंगल है दैट इज पाई बाई 3। तो ये देखिए फेजर डायग्राम ऐसा हमने बना लिए है, फेजर डायग्राम यानी ही वेक्टर डायग्राम जो यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए कहा है। और अब चलो यहाँ पे हम इंपीडेंस निकालते हैं। इंपीडेंस निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, इंपीडेंस यानी Z और उसका फार्मूला होता है V बाय I। V यानी VRMS, I यानी IRMS। लेकिन यहाँ पे जो V दिया है वो VM दिया है एंड I दिया है वो IM दिया है। हमें सबसे पहले VRMS एंड IRMS यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है। तो चलो हम यहाँ पे VRMS फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख लेंगे, नाउ VRMS यानी RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो फार्मूला होता है VM बाय रूट 2, ठीक है। VM कितना है 150, सो 150 बाय रूट 2 कर लो तो आपको VRMS मिल जाएगा। तो VRMS का वैल्यू क्या आएगा वो हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। 150 बाय रूट 2 तो ये आ चुका है यहाँ पे 106.066 106.066 वोल्ट। तो ये हमने क्या निकाले, ये हमने VRMS फाइंड आउट किया है। अब इसी तरह से IRMS फाइंड आउट कर लेना है। तो हम यहाँ पे अब IRMS निकालते हैं। RMS वैल्यू ऑफ करंट और इसका फार्मूला होता है IM बाय रूट 2, ठीक है। IM का वैल्यू क्या है वो है 10 बाय रूट 2, तो 10 बाय रूट 2 कर लो। तो हम यहाँ लिख लेंगे 10 बाय रूट 2, तो ये आ चुका है दैट इज 7.071 एम्पियर। तो ये हमें IRMS मिल चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए क्योंकि इसी का यूज़ करके हमें यहाँ पे अब Z फाइंड आउट करना है। Z फाइंड आउट करने के लिए ये सब हमें चाहिए। तो अब चलो VRMS एंड IRMS का यूज़ करो और Z फाइंड आउट करो। तो अब हम Z का फार्मूला लिखते हैं यानी इम्पीडेंस। इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, हम ऊपर सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नाउ इम्पीडेंस Z इक्वल टू फार्मूला क्या होता है V बाय I, ठीक है ना। यहाँ पे VRMS और IRMS का वैल्यू आपको पुट कर लेना है, ठीक है ना। तो VRMS का वैल्यू है हमारे पास, सो Z इक्वल टू 106 दैट इज VRMS है बाय 066 डिवाइडेड बाय 7.071, ठीक है ना। तो Z का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगा। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे
066 डिवाइडेड बाय 7.071, तो ये आ चुका है यहाँ पे 15 एम्पियर, सॉरी 15 ओहम। तो ये हमें मिल चुका है 15 ओहम। तो हमें क्या मिल गया, हमें Z मिल चुका है, दैट इज इम्पिडेंस Z 15 ओहम। चलो ठीक है, Z मिल गया। अब आपको क्या करना है, Z का यूज करके हमने Z निकाल लिए। अब हम यहाँ पे R फाइंड आउट करेंगे, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से फाइंड आउट होगा, तो उसके लिए फार्मूला है, देखो फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला हमारे पास कॉस फाई, यानी जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर का फार्मूला यूज करेंगे हम। वी नो दैट कॉस फाई इक्वल टू R बाय Z, ये पावर फैक्टर का फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, हम इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, कॉस फाई इक्वल टू R बाय Z। ऐसे में Z हमें पता है, अभी फाइंड आउट किए हैं, और कॉस फाई में फाई का वैल्यू भी हमें पता है, पाई बाय 3। तो ये फार्मूले का यूज आराम से हो सकता है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख लेंगे, देयरफॉर R इक्वल टू Z इंटू कॉस फाई। ठीक है ना, तो Z का वैल्यू क्या है, Z का वैल्यू है 15 कॉस ऑफ फाई, फाई का वैल्यू है पाई बाय 3, हमने लिख दिए। ये देखो 15 Z का वैल्यू एंड फाई का वैल्यू पाई बाय 3 जो हमने निकाले थे। अब इसको हमें सॉल्व करना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर में सॉल्व जब करोगे, कैलकुलेटर डिग्री मोड में नहीं होना। अगर आपने डिग्री मोड में रख के सॉल्व किए तो आंसर रॉन्ग आएगा, क्योंकि कॉस पाई बाय 3 है। हमेशा ध्यान में रखो, साइन पाई के फॉर्म में, या कॉस पाई के फॉर्म में, या टैन पाई के फॉर्म में। मतलब पाई के फॉर्म में जब कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज यूज करोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन करते समय, स्पेशली फॉर पाई, ऐसे में कैलकुलेटर रेडियन मोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री मोड में नहीं। डिग्री मोड में अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर रॉन्ग आएगा। रेडियन मोड में इसको पहले कन्वर्ट करो, देन आफ्टर सॉल्व करो। तो हम रेडियन मोड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ चुका है 15 कॉस ऑफ पाई बाय 3, तो ये आ चुका है 7.5। तो हमें R का वैल्यू मिल चुका है 7.5 ओहम। तो ये हमें क्या मिल गया है, ये रेजिस्टेंस R मिल गया है, जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था उसमें से एक चीज हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से समझ गए ना, कैलकुलेटर रेडियन मोड में रख के सॉल्व करना, डिग्री मोड में नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। देखो अभी तक का जो सॉल्यूशन है वो इतना है, इसमें हमने R अभी तक फाइंड आउट किया है। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, एकदम छोटा किए तो आपको दिखेगा नहीं। देखो यहाँ पे तो हमने जो गिवन डाटा लिखे थे उसमें R और L फाइंड आउट करना था, उसमें R फाइंड आउट हो गया। अब बचा है L, तो चलो अब L यानी इंडक्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, R और Z का यूज करना है। देखो Z है 15, R है 7.5, ये दोनों का यूज करो और यहाँ पे इंडक्टेंस निकालो। लेकिन इंडक्टेंस निकालने के पहले आपको एक्सेल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो इसको ऊपर उठा लेते हैं, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा अब। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, पहले क्या लिखेंगे, फॉर RL सर्किट, फॉर RL सर्किट Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये फार्मूला है स्टैंडर्ड, ये फार्मूला बिल्कुल स्टैंडर्ड है RL सर्किट के लिए। ये फार्मूला है अंडर रूट के फॉर्म वाला। यहां से आपको XL निकालना है, तो देयरफॉर XL इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ Z स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, R स्क्वायर यानी 7.5 का स्क्वायर। ठीक है, बस इसको कैलकुलेटर में यहाँ पे सॉल्व करो। अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर माइनस 7.5 स्क्वायर, तो ये आ चुका है 12.99 ओहम। तो ये हमें क्या मिल गया, ये एक्सेल मिल चुका है। एक्सेल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सेल फाइंड आउट कर लिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और अब इसका यूज करके हम आसानी से इंडक्टेंस यानी एल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर आपको इंडक्टेंस निकालना है एल, तो फार्मूला यूज करो। तो क्या फार्मूला है, वी हैव, फार्मूला हम यहां लिख रहे हैं, वी हैव, क्या फार्मूला होता है एक्सेल का, फार्मूला होता है 2πfl। ये फार्मूला होता है 2πfl, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है एक्सेल का। यहां पे बस सबका वैल्यू यहां पे पुट करो तो एल मिल जाएगा। लेकिन एफ यानी क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दिया है कि देखो गिवन डाटा में अगर हम चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं दिया था। अब फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है तो क्या करेंगे, तो हम एक काम करेंगे, फ्रीक्वेंसी अगर नहीं दिया है तो ओमेगा का यूज करेंगे। ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, जो हमने कहा था। ये देखो ओमेगा का वैल्यू है 314, हम इसका यूज करेंगे। तो चलो हम इसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि फार्मूला है, क्या फार्मूला है, देखो फार्मूला यहाँ लिख के देते हैं, ओमेगा यानी 2πf होता है, ओमेगा यानी 2πf होता है। तो ये जो 2πf है इसकी जगह ओमेगा एल ऐसा लिख लो। ठीक है, तो ओमेगा का वैल्यू है 314, हम यहाँ लिख लेंगे 314 इंटू एल। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेल का वैल्यू लिख लो, एक्सेल का वैल्यू है 12.99। सो देयरफॉर एल इक्वल टू यहाँ पे
12.99 डिवाइडेड बाय 314। सो एल का वैल्यू मिल जाएगा, जो आंसर आएगा वो 12.99 डिवाइडेड बाय 314। तो ये आंसर आ चुका है 0.0413। 0.0413 इसका यूनिट रहेगा हेनरी। तो फाइनली हमने ये क्या फाइंड आउट किए, हमने इंडक्टेंस एल का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था, ये हमने फाइंड आउट कर लिए। और इस तरह से पूरा प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो चुका है। बहुत ज़्यादा छोटा ये नहीं हो सकता, लेकिन एक बार स्टार्टिंग से बता देते हैं। तो सबसे पहले हमने गिवन इक्वेशन को वोल्टेज और करंट के स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर किए और वीएम, ओमेगा, आईएम, फाई वगैरह हमने यहाँ से निकाल लिए। देन हमने यहाँ पे सर्किट डायग्राम के थ्रू जो है वो वेक्टर डायग्राम बनाए और यहाँ पे वी आर एम एस, आई आर एम एस निकाले। देन जो है इसके बाद हमने इंपीडेंस फाइंड आउट किए। फाइंड आउट करने के लिए वी बाय आई का फार्मूला यूज किए, जिसमें वी आर एम एस, आई आर एम एस का यूज करना है। इसका यूज करके हमने कॉस फाई इक्वल टू आर बाय जेड, ये स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज किए और हमने रेजिस्टेंस आर फाइंड आउट किए। अब आपको एक्सेल फाइंड आउट करना था, तो आर और जेड का यूज किए। देखो आर और जेड का यूज यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्योंकि आर एल सर्किट है तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसके थ्रू हमने एक्सेल निकाले और एक्सेल से फिर हमने एल निकाले। इसके लिए हमने ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी का हमने यूज किया है। इस तरह से फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी सॉल्व करने के लिए कहा था वो सब कुछ हमने यहाँ सॉल्व कर लिए। प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। ये था एसी सर्किट ये यूनिट का आज का लेक्चर नंबर 45। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने इसके जितने प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।